हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। हर साल आप देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, और ये यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। और इकोनॉमी सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स आप देख रहे हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनको यदि इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो जो मनी सप्लाई है उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब हम कंप्लीट देखेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहला हमें जानना है कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू एक्शन टेकन बाय द आरबीआई टू रेगुलेट मनी सप्लाई, क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो आरबीआई है ना, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका यूज करती है मनी सप्लाई, क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए। और ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसे अचीव करना है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? जैसे कि प्राइस स्टेबिलिटी करना है ना, इसमें क्या होगा, आपका जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करेंगे तो प्राइस स्टेबिलिटी हो जाएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यदि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ग्रोथ होगी, है ना, डेवलपमेंट होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी का। कैसे पड़ता है इसको हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पढ़ेंगे तब। ओके, तो ये हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी। इसको आरबीआई यूज करती है रेगुलेट करने के लिए क्या? मनी सप्लाई, क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमने देख लिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखते हैं। इसको बनाया गया था कब? अंडर सेक्शन 45 ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो ये एक्ट का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सा एक्ट है? आरबीआई एक्ट 1934। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फिक्सिंग द पॉलिसी रेपो रेट। ठीक है, जो रेपो रेट जो फिक्स होता है ना, ये कौन करता है? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। इसमें 6 मेंबर है। 3 मेंबर जो है वो आरबीआई के होते हैं, 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं। इसका चेयरपर्सन कौन होता है? आरबीआई गवर्नर होता है। डिसीजन जो लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? मेजोरिटी वोटिंग से यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। और ये एक साल में कम से कम 4 बार यहाँ पर इसकी मीटिंग होनी चाहिए। ओके, अब रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो क्या क्या है? डिसाइड द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, जैसे कि रेपो रेट। इंश्योर इन्फ्लेशन रिमेन विथ टारगेट, है ना, टारगेट की आपको 2% से 6% के बीच में रखना है और आपका 4% इसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, 2% से कम नहीं होना चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेंटेन क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिसी मेकिंग। ओके, तो ये कुछ रोल है इसके। यहाँ से वैसे क्वेश्चन बनते नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, टूल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जो है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। रेपो रेट क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, रेपो रेट क्या है? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो लोन प्रोवाइड करती है ना, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। ओके, सेकंड आपका क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जो आपका आरबीआई है ये बोरो करता है एक्सेस फंड फ्रॉम बैंक। ठीक है, किस रेट पर करता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। फिर आपका आएगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। ये जो एनडीटीएल है इसका कुछ परसेंटेज, है ना, वो आरबीआई के पास रखेगी रिजर्व, उसको हम बोलेंगे सीआरआर। ठीक है, सीआरआर क्या है कि जो आपकी कमर्शियल बैंक है ये अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट कहां पर रखेगी? आरबीआई पर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? सीआरआर। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इसमें अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट अपने पास रखेगी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक मस्ट इन्वेस्ट इन अप्रूव सिक्योरिटी। और अपने पास कैसे रखेगी? कुछ केस, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, है ना, इन सब में इन्वेस्ट करके अपने पास यहाँ पर रखेगी। ये आरबीआई के पास नहीं रखेगी, ये सिर्फ अपने पास, जो बैंक है हर एक बैंक अपने पास रखेगी। उसके बाद देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? आरबीआई बाय और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, इसलिए बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर आपका एक है बैंक रेट, रेट एट विच आरबीआई लेंड फॉर लॉन्ग टर्म। एंड लास्ट है आपका एमएसएफ, रेट एट विच बैंक बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई। ओके, तो ये आपको याद रखना है किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ना, इंक्रीज करने से क्या होगा, डिक्रीज करने से क्या होगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, और ये देखने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो टर्म्स हैं, रेपो रेट का मतलब क्या है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। अब देखिए रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल क्या है? इशूअर ऑफ करेंसी, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रमोटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एंड लास्ट है आपका डेवलपमेंट रोल, जिसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब इसके रोल है। ओके, तो ये रोल आपको याद रखना है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए हाउ आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई, कैसे करती है? जैसे आरबीआई है,
अभी इसको इंक्रीज करना है मनी सप्लाई, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है ना इसको बाय करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ये आरबीआई है, ये आपकी बैंक है। अब बैंक के पास है यहाँ पर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आरबीआई इससे बाय करेगा, खरीदेगा तो सबको पैसा देगा, ठीक है। पैसा देगा तो उसके पास मनी सप्लाई बढ़ेगा, है ना। तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेकंड है आपका लोअर रेपो रेट। अब रेपो रेट कम होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा फंड लेंगे, किससे, आरबीआई से, तो फिर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। लोअर सीआरआर, इससे क्या होगा, जो बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास जो फंड है वो कम रखेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक्स हैं उनके पास ज्यादा फंड होगा लैंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो मनी सप्लाई यहां पर बढ़ गया। लोअर एसएलआर, तो जो फंड अपने पास सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके जो बैंक अपने पास रख रही थी तो वो कम रखेगी, तो बैंक के पास फिर एक्स्ट्रा मनी हो जाएगी लैंड करने के लिए। एंड लोअर बैंक रेट, बैंक रेट कम होगा तो इससे जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से ज्यादा फंड बोरो कर पाएंगे। ओके, तो ये सब करने से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। और इसका अपोजिट यदि हम कर दें तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अब यदि मनी सप्लाई बढ़ता है, ठीक है, मोर मनी इन इकोनॉमी, तो इससे क्या होगा, क्रेडिट इंक्रीज होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे। अब यदि लोन लेंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ यदि बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी राइज होता है। तो ये हो गया हाउ आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई। अब आपका यहाँ पर देखिए व्हाट हैपन व्हेन रेपो रेट चेंज। अब यदि रेपो रेट इंक्रीज होता है तो इसके कारण क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फंड फॉर बैंक्स जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। बैंक की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो बोरो कर रहे हैं आरबीआई से, है ना, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब यदि उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो बैंक भी जो लोन प्रोवाइड करेगी तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, है ना। तो क्या होगा, बैंक लेंड्स एट हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो लैंडिंग कर रही है मार्केट जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब यदि मार्केट रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो बोरोइंग कॉस्ट ऑफ पीपल एंड फर्म जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। अब यदि ये इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट डिमांड ये डिक्रीज हो जाएगी, है ना, लोग लोन नहीं लेंगे क्योंकि लोन उसको महंगा पड़ रहा है। अब यदि क्रेडिट डिमांड डिक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा, है ना। फिर एग्रीगेट डिमांड आप देखेंगे ये भी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी गिर जाएगी, ठीक है। तो ये होता है जब रेपो रेट इंक्रीज होता है। अब यदि रेपो रेट डिक्रीज करें, रेपो रेट डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फंड फॉर बैंक्स ये डिक्रीज हो जाएगा। फिर बैंक जो है ये लोअर इंटरेस्ट रेट पे लैंड करेंगे, जो मार्केट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो बोरोइंग कॉस्ट ऑफ पीपल इन फर्म ये डिक्रीज हो जाएगी, तो क्रेडिट डिमांड ये बढ़ेगी, ठीक है, लोग ज्यादा ज्यादा लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया। अब यदि लोन लेंगे, क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आप देखिए यदि इम्पैक्ट ऑन सेक्टर, जैसे हाउसिंग सेक्टर, है ना, होम लोन रेट जो है डिक्रीज होंगे तो हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, ऑटो लोन रेट जो है वो कम हो जाएंगे, कार डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो ये सब आप देख लेना, ये पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो ये आपका एक 1 पेजर रिवीजन नोट हो जाएगा, है ना, एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अभी आपको पूरी बुक पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इफेक्ट ऑन चेंज इन अदर की रेट टूल्स। हमने क्या देखा, रेपो रेट देख लिया। अब रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो देखो, रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो इसमें क्या था, जो आरबीआई है ये बोरो करती है कमर्शियल बैंक से फंड, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाए तो इससे क्या होगा, बैंक स्पार्क मोर फंड विद आरबीआई, है ना, क्योंकि आरबीआई बोरो कर रही है तो आरबीआई इंटरेस्ट पे करेगी। यदि रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है उनको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा फंड जो है आरबीआई में ट्रांसफर करेंगे। ओके, फिर देखिए यदि ऐसा होगा बैंक पार्क मोर फंड विद आरबीआई तो मनी सप्लाई जो है ये डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो फंड है वो आरबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यदि मनी सप्लाई डिक्रीज है तो रेट्स जो है ये इंक्रीज हो जाएंगे, और यदि रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होता है तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, है ना, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और जो रेट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। सीआरआर की बात करें, सीआरआर यदि इंक्रीज करें तो सीआरआर क्या था, अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को। अब यदि इसको इंक्रीज कर दें तो फिर ज्यादा फंड रखना पड़ेगा। अब ज्यादा फंड रखेंगे तो बैंकों के पास कम मनी होगा लोन देने के लिए, ठीक है, तो क्रेडिट जो है वो कम होगा, मनी सप्लाई ये कम हो जाएगी। एसएलआर अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट बैंक सिक्योरिटीज बॉन्ड एंड कैश अपना इसमें अलग रखती है। ओके, तो यदि एसएलआर इंक्रीज होगा तो बैंक इन्वेस्ट करेगी मोर इन सिक्योरिटीज, तो फिर जो लैंडेबल फंड्स है ये कम हो जाएगा। ओके, और ये कम होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। बैंक रेट, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड जो है ये इंक्रीज हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना, तो आरबीआई जो है ये सेल करेगी सिक्योरिटीज को, तो लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी और रेट्स जो है ये इंक्रीज हो जाएंगे। और ये जो टूल्स है यदि इसको डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। ओके, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना यहाँ पर। और
क्या है वन लाइनर समरी यहाँ पर देखिए, आरबीआई यूज मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल लिक्विडिटी, क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट। एमपीसी डिसाइड द पॉलिसी रेपो रेट टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। रेपो रेट यदि इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, क्रेडिट डिक्रीज होगा, ग्रोथ डिक्रीज होगी, इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। रेपो रेट यदि डिक्रीज करते हैं तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, क्रेडिट इंक्रीज होगा, ग्रोथ इंक्रीज होगी एंड इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। और आरबीआई का अल्टीमेट एम क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। जितने भी ये टूल्स हैं, है ना, जितने भी टूल्स दिख रहे हैं आप, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें आपको एक ट्रिक क्या है? रेट यदि इंक्रीज होंगे तो मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ओके, ये याद रखना है, रेट इंक्रीज होंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और रेट डिक्रीज होंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ये एक ट्रिक है, इसको याद रख लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये जो वन पेजर नोट्स हैं इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप एज अ रिवीजन यूज कर सकते हैं, है ना। एक पेज में आपका पूरा मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कवर करने वाले बजट एंड फिस्कल पॉलिसी, देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन्फ्लेशन। ये 4 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, ये हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।